हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास ढिलो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने किया था। डिस्टेंस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहता है। डिस्प्लेसमेंट में जो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है उसमें बस आपको थोड़ा मेथड आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपको लगानी है। सर्कल में हम कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर में कैसे निकाल सकते हैं। अब इस पे एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनता है और बच्चे इसमें कई बार पजल भी हो जाते हैं और उसमें वो किसी थ्योरम को भी अप्लाई नहीं कर सकते। कई बार ऐसा है, जैसे मैं स्टेटमेंट लेता हूं, डायरेक्शन वाले केसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन हम पेपर के ऊपर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पेपर के ऊपर जब डायरेक्शन डिस्क्राइब करनी होती है तो अपवर्ड हमेशा नॉर्थ रहती है, डाउनवर्ड साउथ, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर टू ऑल? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पेपर पर आप हमेशा ऐसे डिस्क्राइब करोगे। स्टेटमेंट, ए मैन travel a distance of 1.5 meter toward east, then 2 meter toward south, then 2 meter toward south, finally 4.5 meter toward east, finally 4.5 meter toward east। फाइंड यहाँ में जो करना है वो है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट पूछता है वो किन पोजीशंस के बीच में पूछता है। कई बार डिस्प्लेसमेंट हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ना पूछ के मिड में भी कहीं पूछ सकते हैं और मिड तक अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है ना तो हम हमारा डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्क्वायर का कोई केस है हमारे पास, आपको पोजीशन दी गई है और ये 15 मीटर कहता है। अब यहाँ पूछता है ऑब्जेक्ट starting from A and reaches at B, what is the total distance? 15 meter total displacement, up also 15 meter। तो यहां तक आपसे पूछ लेता है टोटल डिस्टेंस A to D इन आउटर सर्किट थ्रो पॉइंट B C D, तो आप इसको कंप्लीट ऐड कर दोगे। अब पूछता A to D डिस्प्लेसमेंट, तो आप सिर्फ ये पॉइंट बताओगे, आप यहां से डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको, ये डायरेक्ट पॉइंट। क्लियर? तो क्वेश्चन पर आते हैं। ए मैन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब ईस्ट हमारा किस डायरेक्शन में ये है तो हम इसको 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ इंक्रीज करते हैं। देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ डाउनवर्ड है तो हम 2 मीटर साउथ की तरफ लेकर चलते हैं। Then finally 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट ये दोबारा चल पड़ता है। अब यहाँ पूछता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी। टोटल डिस्टेंस हमें पता है, जो टोटल पोजीशन है हम उनको ऐड कर देते हैं A B C and D। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 1.5 प्लस 2 4.5, 6 and 2 8, that is 8 meter। A to D total distance 8 meter, हमें बस ऐड करना होता है डायरेक्ट। डिस्टेंस इज अ इजी मेथड। नाउ द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट A to B पूछता तो 1.5 लिख देते, जब B to C पूछता तो 2 लिख देते, C to D पूछता तो 4.5 लिख देते। अब इसने पूछा है A to D, A to D तो हमारा डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट वे रहेगा ये। अब क्वेश्चन यहाँ राइज हो गया, हम इसको कैसे सॉल्व करें।
सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वैल्यू तो हमारे पास 4.5 है, ये हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितनी रहती है। क्लियर? ये 1.5 है, ये हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितनी रहती है। अगर मान लीजिए हम इसको लेकर भी चलते हैं, ये टोटल 2 है, तो इसको हम x मान लेते हैं, 2 - x मान लेते हैं, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। इसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इजी मेथड होता है स्केल। क्लियर टोल? ये तो यहाँ मीटर में है, देखिए अगर ये यहाँ आपको किलोमीटर में भी दिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इसको बिल्कुल इजी वे से यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ स्केल ये लगाना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर के इक्विवेलेंट लेके चलूंगा। मेरा जो स्केल है ये सेंटीमीटर स्केल है, या 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्विवेलेंट लेकर चलूंगा। आपको लगता है कि स्केल काफी छोटा है, क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे तो काफी छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्विवेलेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां ये बोलता है 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। 1.5 मीटर मीन यहां मैं स्केल के बेसिस पर, अब 2 तो 1 के लिए हो गया हाफ, यानी 2.5, ये 2.5 मैं इस डायरेक्शन में यहां तक चलता हूं। अब यहां से आपको ये क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, बट मैं आपको बता देता हूं, हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे, दैट इज 1.5 लिखेंगे इसको सेंटीमीटर ही, और सॉरी मीटर ही, लेकिन मेरा इतना स्केल सेंटीमीटर में है, लेकिन ये रिप्रेजेंट मीटर में करेगा। उसके बाद हम स्केल से ही, उसके बाद जो अभी 2 मीटर बोलता है, 2 यानी 4, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूं, दैट इज 2 मीटर। उसके बाद बोलता है ये 4.5, यानी स्केल के अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूं अपना, मेरे स्केल के अकॉर्डिंग 9 बनेगा, 9। अब मैं इनको मैच कर मिला देता हूं, और मिलाने के बाद स्केल से मैं ये जो डिस्टेंस है जब मेजर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट। क्लियर टोल? आपको स्केल से ही करना है, और आप स्केल से ये जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हो। ऐसे न्यूमेरिकल में स्केल का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक है वो आपके कवर हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स जो बेसिक टाइप थी वो मैंने बता दी, जो कुछ डिफरेंशिएट टाइप थी लाइक दिस, डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर यहां हम स्केल का बेस इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ के बेसिस पर यहां हमें डिस्क्राइब करना है। टॉपिक इज द बेसिस ऑफ अ ग्राफ। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो स्टार्ट हो जाता है। या आप ये कह लीजिए कि यहाँ हम जस्ट जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफ कैसा बनता है। तो देखो सिंपल मोशन टर्म को लिया गया है, यहाँ सिंपल मोशन टर्म को लेकर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम सिंपल ही मोशन ले रहे हैं तो हम सिंपल ही डिस्टेंस लेंगे और सिंपल ही टाइम लेंगे। क्लियर? ग्राफ बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना है। एक ग्राफ के लिए यहाँ पर 2 एक्सिस होती है, 2 एक्सिस। फर्स्ट जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, सेकेंड वन जिसको वाई एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो वाई एक्सिस है उस पर हम हमेशा ही डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। ध्यान रहे, एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगी, वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगी। ये जो मोशन का ग्राफ है उसमें हम जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ये 2 क्वांटिटी लेते हैं, डिस्टेंस और टाइम। अब इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट। हमें पता है टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ग्राफ की टाइप देखिए आप, बेसिकली जो ग्राफ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ग्राफ आर ऑफ 3 टाइप्स।
तीन तरह के। अब मेनली आपको जो ग्राफ में बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि उस ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है। स्लोप, बेसिकली स्लोप हमें बताना है। फर्स्ट इज अ टाइप स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकंड वन इज अ कर्व्ड लाइन ग्राफ, कर्व्ड लाइन ग्राफ। थर्ड होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तीन तरीके के हमारे पास ग्राफ रहेंगे, स्ट्रेट, कर्व और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट करता है वो देखिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकंड वन इज अ curved line graph and third one is a line parallel to x axis। फर्स्ट ग्राफ में आइए आप, ये वैल्यू जितना बढ़ती है इधर से ये भी उतना ही बढ़ती है, ये जितना बढ़ती है ये भी उतना ही। मीन हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज का बढ़ने का रेट है डिस्टेंस, सॉरी जो एक्स एक्सिस पे है जो वाई एक्सिस पे, उनका वो सेम है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है। ये ग्राफ आपको यूनिफॉर्म वैल्यू को बताएगा, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या है, कौन सी क्वांटिटी यूनिफॉर्म है वो डिपेंड करेगा आप एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ले क्या रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिया डिस्टेंस एंड टाइम और ग्राफ इस तरीके से आता है, तो डिस्टेंस एंड टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम मोशन, दैट इज अ मोशन, या स्पीड भी बोल सकते हैं आप उसको। तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज अ स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप, तो क्वेश्चन ये राइज हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो क्या बताता है, वो यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। या ये पूछ सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट ये भी बता सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म है या स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या इंडिकेट करता है। सेकंड वन कर्व लाइन ग्राफ, हाँ, ये क्वांटिटी का बढ़ने का रेट और अदर क्वांटिटी का बढ़ने का रेट यूनिफॉर्म नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म है, इसका बढ़ने का रेट कुछ और है, इसका बढ़ने का रेट कुछ और है, तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है कर्व्ड लाइन ग्राफ। और ये बताता है जो भी क्वांटिटी हमारे पास है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर हम यहाँ लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ लेते हैं टाइम तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इफ इनमें क्या होता है कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसमें एक क्वांटिटी स्टॉप रहती है या रुकी रहती है। अब मैं बोलता हूं डिस्टेंस टाइम, अब टाइम तो एक्चुअली एक से बढ़ता है लेकिन डिस्टेंस जहां है उतनी ही है, मीन इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये टाइप है तीन तरीके की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो यूनिफॉर्म मोशन को बताता है, कर्व्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म को बताएगा, और जो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है वो हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रुका हुआ है, रेस्ट की फॉर्म में है, स्टेशनरी है। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका अदर नेम भी हम यहां डाल सकते हैं, दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि जो मोशन तो है ऑब्जेक्ट का, एक तो मोशन है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वो ना तो बढ़ता है अपनी वेलोसिटी से ना करता। फॉर एग्जांपल हमने बाइक स्टार्ट की, घर से चले हम, अभी वो 0 पे थी, 0 10 20 30 40 पे आ गई है। अब हमने ना तो उसको जो स्पीड को कम किया ना ज्यादा किया, अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लगातार चल रहे हैं। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब जो हम स्टार्टिंग से चले 0 से 40 तक जो हम चले हैं
वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हमारा पहले 10 था, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, क्योंकि जो स्पीड है या जो मोशन है वो लगातार बढ़ता है, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्लियर टू ऑल, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और इसका तो मतलब पता ही है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कि ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो ये जनरल डिस्कशन थी ग्राफ के बारे में, ग्राफ की टाइप। ये यहाँ तो डिस्टेंस टाइम के बारे में किया है, स्पीड टाइम का भी ग्राफ भी आपके चैप्टर में 2 ही तरीके के हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी हियर स्पीड। मोशन की टाइप मैंने आपको बताई थी। मोशन को हम डायरेक्शन के बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्पीड एंड सेकंड वन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड, speed tells us about how fast an object, एक्चुअल में स्पीड हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बाइक पे हैं या गाड़ी में हैं, उसके स्पीडोमीटर को चेक करते हैं तो स्पीडोमीटर चेक करने के बाद हम बोलते हैं वो 10 पे है या 20 पे चलता है या 40 पे है, 50 पे, 60 पे। तो हम उसकी स्पीड को देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए 60 पे है, हम कह रहे हैं काफी फास्ट है, 40 पे है थोड़ा नॉर्मल है, 30 पे है स्लो है, 20 पे है स्लो है। या हम अंदाजा भी लगा लेते हैं इसके बाद, फिजिकल क्वांटिटी जैसे बताया कि हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है, हम डायरेक्टली इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर से हमने उसकी स्पीड को मेजर किया। अब इनडायरेक्टली वे क्या हो गया, हम खड़े हैं रोड के साइड में, हमारे सामने से एक बाइक, एक गाड़ी फास्टली निकल जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्पीड बहुत तेज थी, ये हो सकता है 100 प्लस पे चल रहा हो, 80 प्लस पे चल रहा हो। तो क्या हमने उसका स्पीडोमीटर देखा है कि वो 80 प्लस पे है या 100 प्लस पे? नहीं, हमने उसकी स्पीड से अंदाजा लगा लिया कि वो 80 प्लस या 100 प्लस तो होगा ही होगा। तो यानी जो स्पीड है उसने ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चलता है और कितना स्लो है। अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो हमारे पास 2 क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस का और टाइम का। अगर डिस्टेंस टाइम हमारे पास है तो हम स्पीड को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला स्पीड का आप जानते ही हैं, छोटी क्लासेस से ही, लाइक 5th 6th से ये स्टार्ट हो जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का अगर निकालना चाहते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम का निकालना चाहते हैं तो स्पीड इनटू डिस्टेंस। अब जो मेन बात यहाँ है, जो लोअर क्लासेस थी उनमें तो आपने स्पीड को s से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिया। बट अब यहाँ एक स्लाइटली वेरिएशन आ चुका है। इस बात को आपको मेनली ध्यान रखना है, सिंबल जो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने सिंबल चेंज कर दिया तो आप जो कहना चाहते हैं उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, दैट इज अ स्मॉल v। स्पीड, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ s से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है t से। अब देखिए यहाँ सिंपल है, स्मॉल v, स्मॉल s, स्मॉल t। क्लियर टू ऑल, दैट इज अ स्मॉल s, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड स्मॉल t। अगर आप अपनी कारीगरी इसमें दिखाते हो, मान लीजिए कि आप राइटिंग में बड़े अच्छे हैं, देखो इंग्लिश में राइटिंग लिखना अच्छे, बहुत अच्छी बात है, बट साइंस में आप यहाँ अगर अपनी जो खूबी है वो यहाँ अगर रिप्रेजेंट करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप v को स्टैंडर्डाइज कैपिटल v लिख देते हो या v को इस तरीके से लिख देते हो तो इस v का मतलब चेंज हो गया। अब ये वेलोसिटी नहीं रहा, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, इसका मतलब हो गया न्यू, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आप s को लिख देते हैं किसी और फॉर्म में या कैपिटल S लिख देते हैं तो इस कैपिटल S का मीनिंग यहाँ चेंज हो जाता है। T को आप कैपिटल T लिख देते हो तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। ये कैपिटल T का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन और T का मतलब होता है टाइम एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब एनी इंस्टेंट मतलब ये होता है कि जैसे आप बाइक पे या गाड़ी में चल रहे हो, आपसे मैं अगर टाइम जब आप चल रहे हो 10 बज चुके हैं मान लेते हैं, मैंने 10:05 पर आपसे टाइम स्पीड पूछी, आपने स्पीडोमीटर देखा बता दिया, उसके बाद आप लगातार चल ही रहे हो, मैं उससे 15 मिनट बाद फिर आपसे स्पीड पूछता हूँ, आपने स्पीडोमीटर देखा और टाइम बता दिया और सॉरी स्पीड बता दी। अब जो स्पीड आपने बताई है वो एक इंस्टेंट पे बताई है, इतने बजे ये स्पीड थी, ये नहीं बताया आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये स्पीड रही, नहीं, मैंने इंस्टेंट पूछा, उस किसी भी एक्शन पूछा, मतलब मैंने पूछा 10:02 पर, वो 10:02 के टाइम की स्पीड थी, उस टाइम की स्पीड वो थी, उस इंस्टेंट की, उस अक्षम की, उस समय की, उस घड़ी की वो स्पीड वो थी। क्लियर टू ऑल? वो इंस्टेंट होता है, टाइम पीरियड होता है टोटली टाइम। मान लीजिए आपने 1 घंटा बाइक चलाई है या आधा घंटा बाइक चलाई, तो आधे घंटे क्या रही, 1 घंटा क्या रही, वो होता है टोटल टाइम, दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड। तो इस सिंबल का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसमें कोई कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखेगा, जो स्मॉल है स्मॉल में लिखे हैं, कैपिटल है कैपिटल में लिखना है। क्लियर टू ऑल? तो यहाँ हमारा जो अब सिंबल के बेसिस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू s बाई टी, that is v is equal to s by t, speed is equal to distance by time। अब यहाँ हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट डिस्टेंस मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड से, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, और जब मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड। ये तरीके से इससे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड डिवाइड में है ही सेकंड, इस ये स्लैश लगा दिया, ये भी डिवाइड में है, अगर मैं इस s को ऊपर ले जाता हूं तो पावर इनवर्स हो जाती है, ये भी इनवर्स में ही है, तो मीटर पर सेकंड में पढ़ूंगा क्या इसको, मीटर पर सेकंड। क्लियर टू ऑल? दैट इज अ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द SI, और ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट, दैट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। अगर CGS पूछता है तो CGS यहाँ रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपसे कहता सिर्फ SI पूछता है तो सिर्फ मीटर पर सेकंड ही रहेगी, SI में कोई चेंज नहीं है। लोअर पूछता है या CGS पूछता है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, अगर वो खुद कहेगी बिगर यूनिट बताइए मुझे, बिगर यूनिट, तो बिगर यूनिट आप किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। देखो बिगर यूनिट रहती है जो व्हीकल हम ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए, अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल डिस्टेंस है, उसके लिए मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर बिगर डिस्टेंस है हमारे पास तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, स्मॉल डिस्टेंसेज है हमारे पास तो मीटर पर सेकंड या हम सेंटीमीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टॉर्टवाइज भी पूछ लेता है वो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही चलेगी ना, उससे थोड़ा जो स्पीड में है वो मीटर पर सेकंड, हायर में है तो किलोमीटर पर आवर में हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब पूछ लेता है कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर डिवाइस है, तो स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है, स्पीड ऑफ एन व्हीकल डाल सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल। अब यहां डाल देना एट एनी इंस्टेंट, और किसमें, इन किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर हमेशा जो स्पीड रिप्रेजेंट करता है वो किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करता, और एट एनी इंस्टेंट इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाता है कि स्पीडोमीटर
कौन सी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसमें डालोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट की भी स्पीड हम उसमें देख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ऐसा नहीं है कि रुके हुए हम तब की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ओडोमीटर, ओडोमीटर शो द ट्रिप, ट्रिप डाल सकते हो, डिस्टेंस डाल सकते हो, और किस में रिप्रेजेंट करता है, किलोमीटर में। क्लियर टू ऑल, ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर द डिवाइस यूज। अब एक यहाँ पर टर्म आती है, वो आप, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ, लॉन्ग से शॉर्ट कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो अगर हमारे पास है कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए वो दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यानी किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 5/18 क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब अराइज ये होता है कि 5/18 18/5 कहां से आया, तो मैं ये ले लेता हूं 54 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000, टाइम को किया सेकंड में, दैट इज यहां से है, तो मैं उस फॉर्म को डायरेक्टली लिख दिया 5/18, 5/18। अब कई बार कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है कि मैं 5/18 कहां लिखूं, 18/5 कहां लिखूं। इस बात पे ध्यान दीजिए आप, अगर आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जा रहे हैं तो स्मॉलर से ही मल्टीप्लाई करो, 5/18 दैट इज अ स्मॉलर। क्लियर, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जा रहे हो तो आप स्मॉलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, 5/18 दैट इज अ स्मॉलर। अगर आप स्मॉलर से बिगर पे जा रहे हो तो आप बिगर से मल्टीप्लाई करो, 18/5 दैट इज अ बिग। क्लियर, स्मॉलर के लिए स्मॉल, बिगर के लिए बिग से मल्टीप्लाई। क्लियर, तो दैट्स ऑल अबाउट स्पीड and graphs. Enough for today. Tomorrow we will do some numericals and the next topic the velocity. Thank you. Have a nice day.